दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ कहानी को लेकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं या नहीं। अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद नहीं भी आती हैं तब भी आप मुझे कमेंट करें, पसंद आती हैं तब भी कमेंट करें। अगर पसंद नहीं आती हैं तो मैं कुछ अपनी कहानियों में जो है वो बदलाव लेकर आऊँगी, जिससे कि मेरी कहानियाँ और ज़्यादा बेहतर हो सकें और आप लोगों को पसंद आ सकें। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद थी जहाँ पर लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ भी न था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, ना तो कमरे में कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान कि जहाँ से बाहर की रोशनी कमरे में आती हो। ना ही वहाँ पर कोई सामान मौजूद था और मैं नीचे फर्श पर लाल चादर अपने ऊपर लपेटे बैठी इधर उधर देख रही थी। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं सच में यहाँ पर मौजूद थी या फिर ये मेरा कोई सपना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे इस कमरे के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं अंदर तक कांप गई थी और कमरे का दरवाज़ा तभी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, जैसे अभी कोई इसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। और वैसा ही हुआ था। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला जैसे अभी टूटकर नीचे गिर जाएगा। जब सामने नज़र पड़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे, क्योंकि सामने वाला तो मेरा मेरा नाम नैना है और मैं देहरादून में अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर कोई भी औरत कभी भी रहने के लिए सोच भी ना सकती हो और ना कभी ऐसी जगह को अपने लिए बेहतर समझती हो। मैं अपनी माँ के साथ एक ऐसी जगह पर रहती थी जिन्हें रंगीन और बदनाम गलियों के नाम से जाना जाता है। मेरी परवरिश एक कोठे पर हुई थी, क्योंकि मेरी माँ एक तवाइफ थी और मैंने तवाइफ के घर जन्म लिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर मेरी माँ ने हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाहर के लोगों की नज़र में शायद मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी माँ कितनी अच्छी और कितनी शरीफ औरत है। मेरी माँ हर समय भगवान को याद किया करती और उससे प्रार्थना करती कि मेरी बेटी की सुरक्षा करना, उसकी इज्जत को कभी दागदार मत होने देना। मैं अपनी इज्जत तो गवा चुकी हूँ, अपनी बेटी की इज्जत पर आँच नहीं आने देना चाहती हूँ। भगवान मेरी बेटी की इज्जत की लाज रख लेना। भले ही हम ऐसी जगह पर रहते थे जो लोगों की नज़र में बुरी जगह मानी जाती है, मगर यहाँ रहते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ देखने में बुरी नज़र आती है हकीकत में भी बुरी नहीं होती। यहाँ पर रहने वाली सारी औरतें बहुत अच्छी थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती थीं। और ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से ये काम करती थीं। उनकी कुछ मजबूरियाँ थीं जो उन्हें इस जगह पर घसीट लाई थीं और वो बेबस हो गई थीं। मैं अक्सर अम्मा से पूछा करती थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया था। वो इस बात को हमेशा टाल देती थीं। अम्मा मुझे सारी चीज़ों से बहुत अलग रखती थीं। उस कोठे पर एक ऐसा कमरा था जो सिर्फ मेरी माँ को दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत सालों से यहाँ पर रह रही थी और यहाँ कोठे की एक मशहूर तवायफ भी थी। मेरा सारा समय इसी कमरे में गुजरा करता था। मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक था, इसलिए अम्मा ने मुझे किताबें लाकर दे दी थीं। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थीं और शुरू शुरू में वही मुझे पढ़ाया करती थीं। जब मैंने खुद ही पढ़ने के काबिल हो गई तो उसके बाद मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था और यहाँ पर रहते हुए एक कमरे में ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जैसे ही रात होती थी तो ये जगह रोशनियों से भर जाती थी। हर तरफ रौनक ही रौनक होती थी, लेकिन ये रौनक मेरे लिए बिल्कुल भी ना थी। रात होते ही अम्मा मुझे कमरे में भेज देती और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती और मुझसे कहती, सुरभि इस कमरे से भूल कर भी कदम बाहर मत रखना। मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरी अम्मा कमरे में ही रख देती थीं। दिन में भी मैं कम ही बाहर निकलती थी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही मैं कमरे में बंद हो जाती और अम्मा बाहर अपने धंधे पर निकल जाती थीं। जैसे जैसे समय गुजरता रहा और मैं बड़ी होती रही तो मेरी अम्मा अब और भी ज़्यादा सावधान रहने लगी थीं, क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और अम्मा को इसी बात का डर था कि अगर गलती से यहाँ पर आने वाले ग्राहकों की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वे मेरे हुस्न के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी माँ क्योंकि यहाँ पर पहले से मौजूद थीं और वो यहाँ की हर चीज़ को अच्छे से जानती थीं और समझती थीं। अगर कभी मैं अम्मा से बाहर जाने की जिद भी करती तो वो मुझे मेरे आस पास अच्छे से एक चादर लपेट कर बाहर ले जाती थीं।
वो मुझे यही कहती कि सुरभि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद को ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, एक कमरे में कैद होकर रहना पड़ेगा या फिर लोगों की नज़रों से छुपकर ज़िंदगी गुजारना होगी। अम्मा अक्सर मुझसे कहती कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना। मैं जानती थी इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी था हालात ही ऐसे थे, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में अम्मा से पूछती कि मेरा बाप कौन था और वो कहाँ रहता था और मेरी माँ के आगे पीछे क्या कोई नहीं था, तो वो मेरी बातें सुनकर चुप हो जाती थीं, जबकि उनके चेहरे से मैं इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा लेती थी कि वो मेरे सवाल से काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती हैं। मेरे सवाल का वो कोई जवाब न देती थीं। उनकी परेशानी और इस तरह से उदासी को देखते हुए मैंने ये सवाल करना छोड़ ही दिया था। यकीनन मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए होंगे, इसलिए तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। यकीनन वो इस काबिल ही नहीं थे कि मेरी माँ उनका जिक्र करती, तो मैंने भी अब उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था और इसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर की दुनिया देखूं और दूसरी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूं, घर से बाहर जाऊं, दोस्त बनाऊं और उनके साथ वक्त गुजारूं। बचपन से मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी थी, एक बंद कमरे के अंदर। यहाँ पर ये दीवारें ही मेरी सहेलियाँ थीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं थी और जो लड़कियाँ थीं वो भी सब नाच गाना करती थीं और यहाँ पर रहते हुए अपना अपना धंधा चला रही थीं। यहाँ की रहने वाली मेरी हमउम्र लड़कियां भी जानती थीं कि मेरी माँ मुझे इस धंधे में नहीं उतारना चाहती, इसीलिए वो आते जाते कभी कभार मुझसे मेरा हाल हवाल पूछ लेती थीं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं रुकती थीं कि कहीं मैं भी उनके रंग में ना रंग जाऊं। वहाँ की सारी औरतें और लड़कियां भी मुझे इन सारी बातों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थीं और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो ये बात भी मैं समझ गई थी कि मेरी माँ क्यों मुझे हर रात को इस कमरे में बंद करके चली जाती थीं। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ खुद को तैयार करके सज धज कर मुझे इस कमरे में सुलाकर चली जाती थीं, जबकि हकीकत में तो मैं जाग रही होती थी और यही सोचती थी कि अम्मा कहाँ चली जाती हैं। एक दो बार मैंने पूछा भी तो मेरी माँ कह देती कि वो किसी की शादी में जा रही हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगी। मगर बड़े होने पर मुझे सब समझ आ गया था कि मेरी माँ इस समय मुझसे झूठ क्यों बोलती थीं। मैं ये बात भी जानती थी कि मेरी माँ ये काम शौक से नहीं करती थीं। उनके खूबसूरत और मेकअप से भरे चेहरे के पीछे जो दर्द, जो तकलीफ और जो मजबूरियां होती थीं, मैं उन्हें अब महसूस करने लगी थी। इसलिए कोई भी बेकार सवाल करके उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने हमेशा से मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। एक दिन उस कोठे की मालकिन मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे एक जोड़ा दिया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसके साथ ही कुछ जेवरात भी थे। जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो उन सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और हैरान भी, क्योंकि कोठे की मालकिन पहले तो कभी भी यहाँ नहीं आई थी और ना ही उन्होंने मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया था। मुझे उस औरत से कुछ डर सा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाली थी, मगर इस समय वो मुझसे बहुत ही नरमी और मोहब्बत से बात कर रही थी, इसीलिए मैंने उसके लाए हुए गिफ्ट स्वीकार कर लिए। जब वो खड़ी रही और मुझसे कहने लगी कि अभी के अभी ये कपड़े और ये सारी चीज़ें पहन कर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे दिए हुए तोहफे में तुम कैसी लगती हो। अम्मा उस समय कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके कहने पर मैंने वो जोड़ा पहन लिया और जो जेवरात उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिए थे वो भी पहन लिए। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो औरत मुझे देखती रही, कहने लगी, तुम तो चौदहवीं का चाँद हो, ऐसा अनमोल हीरा तुम्हारी माँ ने कमरे में छुपा कर रखा था और मुझे पता ही नहीं था। अरे तुम्हारी वजह से तो मेरे कोठे पर बहार ही बहार हो जाएगी। और फिर मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बाहर ले आई। तभी अचानक से अम्मा आ गईं और मुझे देखकर उनके हाथ में जो भी सामान था वो नीचे गिर गया। वो जल्दी से भागकर मेरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ उस औरत के हाथ से छुड़ाया और मुझे कमरे के अंदर ले गईं। उन्होंने फौरन मेरे ऊपर से वो सारे जेवरात खींच खींच कर उतारना शुरू कर दिए और कहा कि आज के बाद इन चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अम्मा को क्या हो गया है। आंटी ने तो इतनी मोहब्बत से मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए थे और मैं इतनी खूबसूरत भी लग रही थी, लेकिन माँ का गुस्सा देखते हुए मैंने फौरन ही वो सारी चीज़ें उतार कर अम्मा को दे दी। अम्मा ने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारे लिए तोहफे नहीं थे, बल्कि वो औरत अब तुम्हें भी इस कोठे पर बिठाना चाहती है और धंधा करवाना चाहती है। वो तुम्हारी खूबसूरती से पैसा कमाना चाहती है और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था, मगर मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी।
उस औरत ने अम्मा से यही कहा था कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो साधना, इस तरह अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपा कर रखोगी और कमरे में कैद करके रखोगी, तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी शरीफ आदमी यहाँ आकर इससे शादी नहीं करेगा और ना ही इसे अपनी घर की इज्जत बनाकर ले जाएगा। तुम्हारी बेटी पूरी जिंदगी इसी कमरे में सड़ती रहेगी, लेकिन किसी के घर की इज्जत नहीं बनेगी। इससे बेहतर यही है कि इसे भी अपनी माँ की तरह खुलकर जिंदगी गुजारने दो। इसे हालात से समझौता करने दो। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसके साथ वही होकर रहता है, और तेरी बेटी के नसीब में भी अपनी माँ की तरह मर्दों की रातें रंगीन करना ही लिखा है। इस बात को मान लो कि अगर तुम तवाइफ हो तो तुम्हारी बेटी भी तवाइफ ही बनेगी। फिर चाहे उसे कितना ही छुपा कर क्यों ना रख लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम जिस जगह पर रहती हो वहाँ औरतों को बदकिरदार ही समझा जाता है, उन्हें इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, भले ही वो चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो। मगर मेरी अम्मा उनकी सारी बातें खामोशी से सुनती रही थीं, और अम्मा ने साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना। मैं इसे इसी कमरे में सारी जिंदगी बिठा कर रखूंगी, लेकिन कभी भी इसे लोगों के सामने पेश नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है वैसी जिंदगी मैं कभी भी अपनी बेटी को गुजारने नहीं दूंगी। फिर मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगी। रोते हुए वो कहने लगी, वो जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन जरूर आएगा। मेरी बेटी की जिंदगी में भी बहारें आएंगी, वो जरूर आएगा। मैं अपनी माँ को हैरत से देख रही थी, आखिर कौन आएगा। मैंने माँ से पूछा, माँ किसके बारे में बात कर रही हैं? तो माँ ने कहा कि कुछ नहीं, देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां होंगी, तुम भी किसी के घर की इज्जत बनोगी। माँ की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन माँ की हालत को देखते हुए मैंने माँ से कुछ और पूछना सही नहीं समझा। मुझे अब सारे मामलात समझ आने लगे थे, मगर मैं भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकती थी। ये बात सच थी कि मैं एक तवाइफ की बेटी थी और मेरी ज़िंदगी यही थी, और मुझे इसी कोठे पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी थी। ये बात भी सच है कि यहाँ पर आकर कोई भी शरीफ आदमी मेरा हाथ नहीं थामेगा, और हो सकता है उस औरत के कहने के अनुसार मेरी सारी ज़िंदगी इसी 4 दीवारी में और इसी कमरे में कैद होकर गुजर जाए। मगर मुझे ये भी मंजूर था, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ थी और मेरी माँ का साथ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने जिस तरह से सारी ज़िंदगी मुझे बुरी नज़रों से बचा कर रखा था और मेरी सुरक्षा की थी, मैं इन सारी चीज़ों को भुला नहीं सकती थी, और ना ही अपनी माँ को कभी छोड़ सकती थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था, और फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि बाहर से एक लड़की भागती हुई मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि सुरभि, तुम्हारी माँ को अचानक से ना जाने क्या हो गया है कि तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिर गई है। उसकी ये बात सुनते ही मैंने सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ी और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जब सीढ़ियों से नीचे बने बड़े से हॉल में पहुंची तो देखा मेरी माँ एक कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठी हैं। कुछ लड़कियां अम्मा के आसपास जमा हैं। मैं फौरन उनके पास गई। अम्मा मुझे देखकर एकदम घबरा गईं। उन्होंने फौरन मुझे ऊपर जाने के लिए कहा, मगर मैं अम्मा को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब उन्होंने मुझसे गुस्से से कहा तो मैं जाने लगी, तो वहीं पर सामने से आते एक आदमी ने मुझे देख लिया। वो आदमी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, एक खूबसूरत नौजवान था। मैंने बस एक ही नज़र उसे देखा था और फौरन अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से ऊपर भाग गई। उस आदमी ने थोड़ी सी देर के लिए ही मुझे देखा था। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उस लड़के ने मुझे इतने गौर से देख लिया था। मैं तो ये समझी थी शायद बस यूं ही अचानक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई होगी। मैंने तो उसके देखने से पहले ही अपना चेहरा भी छुपा लिया था। मगर ये सच था कि उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ चुकी थी और वो मुझे गौर से देख चुका था, और इस बात का सबूत अगले ही दिन मिल गया, जब उस लड़के ने आकर अम्मा से मेरा सौदा करना चाहा। उस लड़के ने मुझे एक ही नज़र में देख लिया था और मेरे हुस्न पर आशिक हो गया था। इस वजह से उसने अगले ही दिन आकर मेरी माँ से मुझे खरीदना चाहा और यही कहा वो मेरी माँ को मेरी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन बस मुझे ये लड़की चाहिए। ये बात सुनते ही मेरी माँ ने फौरन इनकार कर दिया। मेरी माँ कभी भी पैसों के लिए मुझे किसी के हाथों बेच नहीं सकती थीं, जबकि वो लड़का पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अम्मा को बहुत बार कहा, मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। तो आखिर में उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर ना जाने ऐसा क्या कहा कि मेरी माँ बेहद खुश हो गईं और फिर फौरन ही मान गईं। मैं भी इस बात पर हैरान थी कि मेरी माँ कैसे इस बात पर राजी हो गईं। लेकिन माँ इस बात पर राजी हुई थी कि वो आदमी पहले मुझसे शादी करना चाहता है, और फिर इस बात पर मेरी माँ ने हाँ कर दी थी और मुझे समझाया कि चिंता मत कर, तेरी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। मेरी माँ कहने लगी, अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा है तो मेरी बात मान लो।
जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ वैसा ही करो। आज से पहले मैंने कभी भी अम्मा को इतना खुश नहीं देखा था जितनी खुश वो आज लग रही थीं। उस आदमी ने ऐसा भी अम्मा से क्या कह दिया था कि जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा खुश थीं। खैर, माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि आज तक माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अपने आप को पीछे छोड़कर हमेशा मेरी चिंता की थी, तो उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। और फिर अगले ही दिन उस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई थी, और उसी दिन अम्मा ने मुझे उस इंसान के साथ विदा कर दिया। सारी लड़कियां हैरान थीं और मेरी किस्मत पर जल रही थीं। उन्हें तो यही लगा था कि आखिर में मेरा अंजाम भी यही होगा कि मेरी माँ थक हार कर मुझे भी कोठे पर बिठा देंगी। लेकिन मैं तो वाकई उस कोठे में रहते हुए एक अच्छी किस्मत लेकर आई थी कि एक अमीर घर का खूबसूरत नौजवान लड़का मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया था, और मुझसे शादी कर भी ली थी, और मुझे अपनी पत्नी बनाकर विदा करके यहाँ से ले जाने के लिए भी तैयार था। लेकिन ये मेरी भूल थी। अभी तो मेरी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही हूँ। अम्मा ने मुझे उसके साथ विदा कर दिया और वो मुझे कोठे से सीधा एक खूबसूरत से घर में लेकर आया था। यकीनन ये उसी का घर था। मैं उसके घर को गौर से देख रही थी। आज से पहले मैंने बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ थी। जिन गलियों से हम लोग आए थे, ना मैं उन गलियों को कभी देखा था, ना ही अपने उस कमरे की चार दीवारी और कोठे के अलावा किसी और जगह को देखा था। मेरे लिए सब कुछ नया और खूबसूरत था, और मैं इस बात पर बहुत खुश भी हो रही थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ मुझे अपने साथ ले जा रहा था, जबकि मैं जल्दी जल्दी में बड़ी मुश्किलों से उसके साथ चल रही थी। एक कमरे के बाहर जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया और गौर से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं पूरी की पूरी कांप गई थी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं, और मेरी जान तो तब निकली जब उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद पिस्तौल मेरी तरफ की और मुझसे कहने लगा कि वो मेरी इस खूबसूरत शक्ल पर आशिक नहीं हुआ, बल्कि वो चाहे तो अभी के अभी खड़े खड़े मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने कहा कि आज का दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो, क्योंकि आज के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगी। इतना कहकर उसने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ की थी, इस तरह कि जैसे अभी वो मुझे गोली मार देगा। मगर गोली लगने से पहले ही मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मैं होश में वापस आई तो मैं इस कमरे में मौजूद थी, जहां पर लाल रंग की रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद था। मैं यही सोच रही थी, क्या मैं जिंदा हूँ या फिर उस इंसान ने मुझे अपनी गोली का निशाना बना दिया है। थोड़े से हवास ठीक हुए तो अंदाजा हुआ कि मैं हाँ जिंदा हूँ और उस कमरे में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं नीचे फर्श पर ही बैठी हुई थी। मैं अपना लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी थी, क्योंकि मेरी माँ ने विदा करते वक्त मुझे यही लाल रंग का दुपट्टा मेरे ऊपर डाल दिया था। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी की थी कि मैं अपने घर में खुश रहूंगी, लेकिन उस इंसान ने ये सब क्या किया था? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से मेरी माँ यहाँ पर आ जाएं और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मुझे नहीं मालूम था वो इंसान आगे मेरे साथ क्या करेगा। अचानक से ही मुझे उस कमरे के बाहर से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगीं। शोर की आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई, और अचानक से कमरे का दरवाज़ा ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा जैसे कोई अभी तोड़ डालेगा। थोड़ी ही देर के बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरी नज़र गई तो मेरा गला तक सूख गया था, क्योंकि वही इंसान मेरे सामने मौजूद था जिसने मुझे मारने की धमकी दी थी। आखिर उसने मुझे मारने की धमकी क्यों दी थी, ये बात मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। अभी तक उसके हाथ में वही पिस्तौल थी और वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने बालों से पकड़कर मुझे बेदर्दी से उठाया और मेरा सर दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया। जब वो अपना गुस्सा निकाल चुका तो कहने लगा, मैं गलती कर रहा था जो कल ही तुम्हें जान से मारने की सोच रहा था। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, पहले तुम्हारी खूबसूरती को तो चखा जाए, उसके बाद ही तुम्हें इस दुनिया से दूर करूंगा। ऐसा कहकर उसने मेरे ऊपर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। वो मेरे करीब आ गया, कहने लगा, पहले तुम्हारे साथ सुहागरात तो मना लूं। भाई मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, तो इतना हक तो बनता है। मैं उससे डरकर दीवार के साथ लग चुकी थी, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आ चुका था और मुझे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ चुका था। मैं उसके शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक कमजोर सी लड़की
उस मजबूत मर्द के सामने कुछ भी ना कर सकी। शादी की पहली रात का नक्शा जो मेरे दिमाग में खिंचा हुआ था, शादी की ये पहली रात तो उससे बिल्कुल उलट थी। उस बेदर्द इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट से मेरे हाथ और बाजू जलाने शुरू कर दिए थे। अब उस कमरे में मेरी दर्दनाक चीखों के साथ उस इंसान के कहे कहे भी गूंज रहे थे। जाने वो कितनी देर ऐसे ही मुझ पर जुल्म करता रहा और फिर कब मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। उस कमरे में कितने ही दिन गुजर गए थे। वो इंसान रोज इसी तरह से कमरे में आकर मुझ पर जुल्म करता और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर चला जाता। उसके बोलने के अंदाज में अजीब तरह की नफरत और जिद भरी हुई थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ दिनों तक शायद उसके जुल्म सहते सहते मैं मर जाऊंगी और कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है, क्योंकि ना तो उस कमरे में निकलने का कोई रास्ता था और ना ही मैं यहाँ से भागकर कहीं जा सकती थी। ये बहुत बड़ा घर था और उस इंसान ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। मैं नहीं जानती थी वो इंसान मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बात का गुस्सा निकाल रहा था कि मेरी माँ ने उससे सौदा नहीं किया था, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी कि जिसकी वजह से वो इंसान मेरे ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म सितम करता। मैं उसे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती थी कि मेरे ऊपर इतने जुल्म मत करो, मैं अब और ज़्यादा नहीं सह सकती। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाते हो। तो वो बुरी तरह से हंसने लगता और कहता, तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मैं उस इंसान को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ जिसने मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। उसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी हैं, मैं भी उससे उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं तुम्हें खुद उसके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैंने उसकी मोहब्बत को दागदार कर दिया है। उसकी ये उलझी हुई बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था ये किसकी बात कर रहा है। मेरी माँ भी मुझसे अभी तक मिलने नहीं आई थी। शायद वो आती भी होंगी, लेकिन ये घटिया आदमी उन्हें कोई न कोई झूठा बहाना कर देता होगा। मैं अपनी माँ को याद करती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। और आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली थी। उस इंसान ने जितने जुल्मों सितम मेरे ऊपर किए थे, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे लगा था कि जैसे शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उस रात भी जब वो मेरे करीब आया तो उस आदमी के सितम सहते सहते मैं बेहोश हो चुकी थी। मगर जब मेरी आँख खुली, मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी माँ मेरे पास थी और उनके साथ एक और लड़का भी था। ऊंचा लंबा कद, गोरी चिट्टी रंगत का मालिक वो लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उसे जानती थी। मेरी माँ मुझे इस तरह से देखकर रो रही थीं, जबकि वो लड़का उन्हें तसल्ली दे रहा था और यही कह रहा था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब मैं कुछ ठीक हुई तो मुझे मेरी माँ एक घर में ले आई। ये घर किसका था और हम लोग कहाँ आए थे, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे सब कुछ बताएंगी। ये घर उसी लड़के का था जो अस्पताल में हमारे साथ था। अम्मा ने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अपने अतीत के बारे में हर वो हकीकत तुम्हें बताऊंगी जो तुम जानना चाहती थी। उसके साथ ही मैंने अम्मा से यह भी पूछा था कि उस आदमी ने आपसे आखिर ऐसा क्या कहा था कि मेरी शादी आप उस आदमी से करने के लिए राजी हो गई थी। तब अम्मा ने मुझे सारी कहानी बतानी शुरू की। अम्मा ने बताया कि मैं एक बड़े जागीरदार घराने की बेटी थी और शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई। वो लड़का भी इसी शहर में रहता था और उसका नाम अमर था और वो भी पढ़ाई करता था। मुझे अमर से मोहब्बत हो गई और अमर भी मुझसे शादी करना चाहता था। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। जबकि मैं अपने घर वालों के बताए हुए लड़के को कैसे स्वीकार कर सकती थी जब मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। इसीलिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं ये घर छोड़ दूं। इसीलिए रात के अंधेरे में ही अपनी शादी से एक दिन पहले मैं अमर के साथ अपना घर छोड़कर भाग गई और अमर से शादी कर ली। अमर के साथ मैं बहुत खुश रहने लगी थी। 1 महीना इसी तरह गुजर गया था, जब एक दिन अमर मुझे ये कहकर अपने साथ घर से लाया कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने ले जा रहा है। और इस तरह धोखे से अमर ने मुझे लाकर एक कोठे पर बेच दिया और मेरे सारे जेवरात और पैसे लेकर भाग गया और मुझे यहीं सारी उम्र मरने के लिए छोड़ गया। मुझे ना चाहते हुए भी इस हकीकत को मानना पड़ा
वहीं पर मेरी मुलाकात अनीता से हुई। वो भी मेरी तरह इस कोठे पर जिंदगी गुजार रही थी। उसके साथ 5 साल का उसका बेटा भी था। वो बचपन से ही इस कोठे पर रह रही थी और फिर एक सेठ ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और वो वापस इसी कोठे पर आ गई थी। अनीता जब तलाक लेकर कोठे पर आई तब उसे पता चला कि वो पेट से है, वो माँ बनने वाली है और कुछ महीने के बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब मेरी माँ को भी कोठे पर लाया गया था तब उसने माँ को समझाया था कि अब इस हकीकत को मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं और वो इसे स्वीकार कर लें। मेरी माँ की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों में बहनों जैसी मोहब्बत पैदा हो गई थी। कुछ समय गुजरा जब मेरी माँ ने हकीकत को स्वीकार कर लिया और उन्हीं औरतों के साथ जिंदगी गुजारने लगीं। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो उम्मीद से हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर दुख मनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और मुझे जन्म दिया। उसके साथ ही खुद से ये भी वादा किया कि वो कभी भी अपनी इस जिंदगी का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने देंगी। जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई थी तो उनकी सहेली अनीता को मैं बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसी समय अपने 5 साल के बेटे के लिए मुझे मांग लिया। उन्होंने यही कहा था कि बड़े होने के बाद दोनों बच्चों की आपस में शादी करवा देंगे। मेरी माँ ने भी वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी बेटी को कोठे वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। हमेशा तुम्हारी अमानत समझकर उसकी परवरिश करूंगी, उसकी इज्जत को संभाल कर रखूंगी। मेरी माँ और अनीता आंटी को विश्वास था कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो हम लोगों को संभाल लेगा और यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस उम्मीद पर जिंदगी गुजरने लगी थी। लेकिन इससे पहले ही एक अमीर आदमी की नज़र अनीता आंटी पर पड़ गई और वो अनीता आंटी को पसंद कर बैठा और शादी की पेशकश रख दी। मैं 2 साल की थी उस समय और अनीता आंटी का बेटा 7 साल का हो चुका था। जब अनीता आंटी को एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया और शादी की भी जिद करने लगा तो आंटी ने भी कुछ सोचते हुए उस आदमी से शादी के लिए हाँ कह दी। अनीता आंटी के साथ साथ उस आदमी ने उनके बेटे को भी स्वीकार करने के लिए रजामंदी दे दी थी। शादी करके आंटी कोठे से चली गईं, मगर जाते समय उन्होंने यही कहा था कि वो अपनी अमानत को एक दिन लेने जरूर आएंगी। इसीलिए मेरी माँ मुझे सब लोगों की नज़र से दूर रखती थी और उनके दिल में कहीं सुकून था कि एक दिन उनकी सहेली का बेटा उनकी बेटी को ब्याहने के लिए जरूर आएगा। आंटी से मेरी माँ का कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, लेकिन मेरी माँ जानती थी वो जरूर अपना वादा निभाने के लिए वापस आएगी। और फिर एक दिन एक लड़का उस कोठे पर आया जो देखने में किसी बड़े घर का लगता था और उस लड़के को मैं पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। उस लड़के ने मेरी माँ से मेरे सौदे की बात की तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि वो अनीता का बेटा है और मेरी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अभी फ़िलहाल उसकी माँ मर चुकी है और उसके बाप की भी मौत हो चुकी है। उसने मेरी माँ को बचपन की वो तस्वीर भी दिखाई जो यहाँ पर इकट्ठे रहते हुए बनाई गई थी और मेरी माँ को विश्वास हो गया ये अनीता का ही बेटा है। इसीलिए मेरी माँ खुश हो गई और खुशी खुशी मेरी शादी उससे करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था। हकीकत में वो मेरी माँ की सहेली अनीता का बेटा नहीं था, बल्कि वो अनीता आंटी का सौतेला बेटा था। हकीकत ये थी जब अनीता आंटी की शादी उस अमीर आदमी से हो गई थी तो अनीता आंटी का ये सौतेला बेटा जिसका नाम विक्रम था, उसे अनीता आंटी और अनीता आंटी के बेटे जिसका नाम राजवीर था, दोनों से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था इन दोनों ने आकर मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। विक्रम गलत आदतों का भी शिकार था। अपने बाप की दौलत को जुए और शराब पर लुटा रहा था। दिन रात नशे में पड़ा रहता था। विक्रम के पापा अब विक्रम की बजाय राजवीर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और उसे ही अपना बेटा मानने लगे थे, क्योंकि राजवीर अपने बाप का बहुत ही सम्मान करता था, पढ़ाई में भी तेज था और कोई भी गलत आदत उसके अंदर नहीं थी। जब विक्रम ने अपने बाप का झुकाव राजवीर की तरफ देखा तो वो गुस्से से और भी भड़क उठा था। उस दिन भी अनीता आंटी अपने बेटे राजवीर के साथ कहीं जा रही थीं, लेकिन ऐन टाइम पर राजवीर के किसी दोस्त का कॉल आ गया जिसकी वजह से राजवीर अपनी माँ के साथ नहीं जा पाया था। फिर अनीता आंटी अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर चली गईं। विक्रम को लगा था कि गाड़ी में राजवीर और उसकी माँ है, इसलिए उन दोनों को जान से मारने के इरादे से उसने उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और मौके पर ही अनीता आंटी और उनके पति की मौत हो गई थी। विक्रम को लगा था कि उसने अनीता और उसके बेटे का पत्ता साफ कर दिया है, लेकिन अनजाने में वो अपने बाप को ही मार बैठा था। विक्रम के बाप ने मरने से पहले सारी जायदाद राजवीर के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था विक्रम सारी जायदाद जुए और शराब की लत में उड़ा देगा। उन्होंने अपनी वसीयत में यही लिखा था कि विक्रम को महीने का खर्च दिया जाएगा, वो भी लिमिटेड। और इसी बात से विक्रम गुस्से से भरा बैठा था। उसे इस बात का
पहले ही पता था कि राजवीर किसी लड़की को पसंद करता है और उस लड़की से रिश्ता उसकी माँ ने बचपन में ही जोड़ रखा है। उसकी तस्वीर भी वो अपनी सौतेली माँ के कमरे में देख चुका था और वो कमरे से उस तस्वीर को चुरा चुका था और फिर बस कोठे पर पहुंच गया था और झूठी कहानी बनाकर उसने मेरे साथ शादी कर ली। इस तरह वो मुझे बर्बाद करके राजवीर को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। हकीकत में अम्मा की सहेली अनीता का बेटा राजवीर ये लड़का था जिसके घर में हम लोग आज रह रहे थे। राजवीर ने मेरी माँ को बताया कि मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी और मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि तुम्हें मेरी सहेली की बेटी से ही शादी करनी है। वो तुम्हारी अमानत है और उसे तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अपनी दोस्त से किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहती थी। मेरी माँ ने बचपन से ही ये बात मुझे बता रखी थी और मैं भी अपने मन में यही ठान चुका था कि माँ की बताई हुई लड़की से ही शादी करूँगा। मरने से पहले मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं आपके वादे के अनुसार आपकी सहेली से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। अभी मैं अपने बाप के बिजनेस को सेट करने में लगा हुआ था। जैसे ही बिजनेस सेट होता मैं सुरभि का हाथ मांगने जरूर आता, लेकिन इससे पहले ही विक्रम ने ये सब कर दिया। जब विक्रम 3-4 दिन तक घर नहीं आया तो मुझे कुछ चिंता होने लगी थी और मैंने कुछ आदमियों से भेजकर उसकी खोजबीन कराई। तब मुझे पता चला कि विक्रम ने एक लड़की को हमारे दूसरे घर में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुरंत ही वहां पहुंच गया और तुम्हें वहां से निकाल कर अस्पताल ले आया, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। विक्रम को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की खातिरदारी ने विक्रम से सारा सच उगलवा लिया है। इस तरह मैं तुम्हारी माँ को भी हॉस्पिटल लेकर आया। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या फिर से हम उस कोठे पर जाएंगे? राजवीर कहने लगा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आज से यहीं रहेंगी और जैसा कि मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, तो मैं उस वादे को निभाने के लिए आज भी तैयार हूँ। राजवीर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ राजवीर। विक्रम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी नज़र अपने शरीर पर लगे जख्मों की तरफ उठी थी। मेरी आंखों में आए आंसू राजवीर ने साफ किए और कहा, विक्रम को उसके किए की सजा मिल गई है और जल्दी ही तुम्हें उससे तलाक भी मिल जाएगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ ने भी मुझे तसल्ली दी। मैंने भी हालात के आगे खुद को झुका दिया और राजवीर से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मेरी और राजवीर की शादी हो गई थी। जिंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरी माँ अब मेरे साथ ही रह रही थीं। अब हमारा एक खुशहाल परिवार था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।